हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स का पॉलिटिकल साइंस जो है उसका चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 7 मिलेगा आपको NCERT में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यदि हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें क्लास 10th के लिए। तो इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी का मतलब हम लोग सिंपली क्या जानते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, ठीक है। और जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, जो इलेक्शंस होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन होता है वो कहाँ किसका होता है? वहाँ का पीपल का होता है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वन शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहला इस चैप्टर से जो सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है वो हम लोग के पास है कि व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड बेटर। हम लोग डेमोक्रेसी को किसी और दूसरे जो गवर्नमेंट है उसके कंपेरिजन में हम इसको अच्छा क्यों बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी से हम लोग के पास कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो हम लोग चाहते हैं, और उसमें से कुछ जो हम लोग को मिल पाता है उसी चीज़ में ये चैप्टर है, ठीक है। उसी दो चीज़ में यदि हम बात करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है वहाँ से, और लेकिन एक्चुअली में कुछ और, मतलब एग्जैक्ट तो जितना एक्सपेक्टेशन रहता है उतना तो हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पाता है। हम लोग को उसका कुछ आउटकम्स देखने को मिलता है। तो हम लोग डेमोक्रेसी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्यों अच्छा मानते हैं, इसका कुछ पॉइंट जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जो डेमोक्रेटिक को किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर बनाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है, इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उसके बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करता है कौन? डेमोक्रेसी। इट इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। किसी भी एक इंडिविजुअल्स के लिए उसका डिग्निटी, उसका सम्मान, उसको रेस्पेक्ट देने का काम करता है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये जो डिसीजन मेकिंग है उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम लोग उस जो डिसीजन लेने वाले रहते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, बार बार मतलब मीटिंग करते हैं, और उसमें जो चेंजेस पॉसिबल हो सकता है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ मैथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, मान लीजिए कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक मेथड प्रोवाइड करता है। मान लीजिए गवर्नमेंट और पीपल के बीच में हो गया या किसी भी दो गवर्नमेंट के बीच में हो गया, तो हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मीटिंग करके, बात करके, ठीक है। इट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अपने मिस्टेक्स को सुधारने का ये टाइम भी दे देता है, हम लोग को अलाउ करता है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा स्टेप ले लिया गया, या फिर पीपल जो है वो मूवमेंट करके गवर्नमेंट को बता रहा है कि ये स्टेप्स आपको रिटर्न ले लेना चाहिए, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट होती है वो उसको सुधार सकती है यदि हम बात करते हैं तो ये 5 कारण है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग यदि आइडियल डेमोक्रेसी का बात करते हैं तो आइडियल डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि जवाबदेह होगा। जवाबदेह मतलब जो वो डिसीजन ले रहा है और जो एक्शन ले रहा है उसको वो जस्टिफाई करेगा। क्या करेगा? जस्टिफाई, हमें बताने की काम बारे में, उसके बारे में बताएगा कि क्यों लिए थे ऐसा डिसीजन हम लोग। रेस्पॉन्सिव होता है, रेस्पॉन्सिबल यदि हम बात करते हैं तो वो हमको रिप्लाई देगा, वो बताएगा कि हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसा करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है हम लोग को, ठीक। एंड यहाँ पे है देखिए लेजिस्लेट गवर्नमेंट। देखिए अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेट गवर्नमेंट। देखिए लेजिस्लेट का मतलब क्या हुआ, हम यदि हम बात करते हैं तो लीगली किसी भी प्रोसेस में काम करते हुए जो गवर्नमेंट होता है, लीगली कहने का मतलब है कि जो कंट्रोल होगा, एक कंट्रोल जो होने वाला है एक गवर्नमेंट के बीच में और जो डिप्लोमेट्स हैं उसके बीच में एक्सचेंज होगा, वो एक पैटर्न के थ्रू फॉलो करते हुए होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब रिकॉग्निशन होगा एक नेशंस का
एक उसके जो डिप्लोमेट्स हैं उससे किसी दूसरे गवर्नमेंट में, मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक रूल फॉलो करते हुए गवर्नमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने से चल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं लेजिस्लेट का मतलब बोल सकते हैं अ गवर्नमेंट जनरली एक्नॉलेज एज बीइंग इन कंट्रोल ऑफ अ नेशन, एक नेशन और डिजर्विंग फॉर्मल रिकॉग्निशंस, नेशन के बीच में और एक फॉर्मल रिकॉग्निशंस होना चाहिए यदि हम बात करते हैं तो ये होता है लेजिस्लेट का मतलब। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड करती है। तो डेमोक्रेसी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज एंड कंट्रोल देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी में ये समझा जाता है कि पीपल जो है अपने रूलर्स को खुद चूज कर सकते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप समझते होंगे कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होता है उसमें इलेक्शंस में क्या होते हैं, रूलर्स हर बार चेंज होते रहते हैं। कौन चेंज करता है उन्हें? हर 5 साल पर चेंज करने के लिए पीपल क्या करते हैं, वोट देते हैं। क्या करते हैं? वोट देते हैं और उनके थ्रू वो अपना जो लीडर है वो चूज कर सकते हैं, वही उनके ऊपर क्या करता है, रूल करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पीपल रूलर को चूज करते हैं और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखिए जब पॉसिबल होता है तो सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, जो सबको अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि हमारे अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें एक ऐप बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है माई गवर्नमेंट। माई गवर्नमेंट में आप सरकार को कुछ सलाह दे सकते हैं और हमेशा इसमें कुछ ना कुछ क्विज या फिर किसी कंपटीशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क होते रहता है। तो आप वहाँ पे डिसीजन देकर उसमें पार्टिसिपेट कर कर लोगों को मतलब उस डिसीजन से अफेक्ट करवा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट यदि उस बात को सुनती है तो। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इट फॉलो द लेड प्रोसीजर्स, मतलब एक नियम कानून के थ्रू ये काम होता है। मतलब जो डेमोक्रेसी होता है वो एक रूल्स के थ्रू होता है, एक रूल के थ्रू फॉलो करते हुए प्रोसेस के थ्रू यदि हम बात करते हैं तो वर्क करता है। कौन? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये बेनिफिट है, जैसे हम लोग बोले कि जो गवर्नमेंट था वो क्या था, अकाउंटेबल था, रेस्पॉन्सिव था। तो एक सिटीजनशिप यदि जानना चाहे कि डिसीजन करेक्ट प्रोसीजर से हुआ है या नहीं तो उसके पास ये राइट्स है और वो एग्जामिन कर सकता है कि प्रोसेस सही था या नहीं था, किस तरह से हुआ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये बोलता है कि वन हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके पास राइट्स है। It develops mechanism for citizen to hold the government accountables and mechanism for citizen to take part in decision making whenever they think fit। मतलब कि जो सिटीजनशिप है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं और जहाँ तक पॉसिबल होता है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कैसे होता है। देखिए डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं होता है। जब आप देखे होंगे कि इलेक्शंस वगैरह जब आता है तो जिसका जैसे कि आप देखे होंगे हर पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती है कि वो फार्मर को खुश कर सके, इसलिए जनरली बोला जाता है कि फार्मर लोग का लोन क्या कर दिया जा रहा है, माफ़ कर दिया जा रहा है, लोन नहीं देना पड़ेगा या फिर लोन कम कर दिया जाएगा। क्यों बोलती है? क्योंकि उन्हें पता है कि इनसे उन्हें क्या होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सोचिए कि उस पीपल को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है, ये किसको, वहाँ के जो पीपल हैं उनको ध्यान में रखते हुए। इसलिए बोला जा रहा है कि पीपल डायरेक्टली तो हम हमेशा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उस डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करने का काम जरूर करते हैं। Democracies have had greater success in setting up regular and free elections and in setting up condition for open public debate। डेमोक्रेसी के पास एक बहुत अच्छा चांस होता है कि आप सरकार से पूछ सकते हैं। आप अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो पूछ भी नहीं सकते हैं, डिक्टेटरशिप में जैसे आप पूछिए,
आप गायब हो जाइएगा अगले दिन, पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो डेमोक्रेसी का ये बेनिफिट ये है कि यहाँ पे रेगुलर और फ्री इलेक्शंस होता है, ठीक है, और ओपन पब्लिक डिबेट भी होता है, ठीक। डेमोक्रेसी में देखिए जैसे जैसे हम लोग का एक्सपेक्टेशंस बढ़ता है, मतलब मान लीजिए एक चीज़ अच्छा हुआ तो अब हम लोग सोचते हैं कि उससे और अच्छा चीज़ हो, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होते रहता है। यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं कि अचीवमेंट है कि हम लोग का जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमेशा बना हुआ रहता है, ठीक। अब जैसे देख लीजिए आप चाइना में देखिए तो सिर्फ वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है वहाँ पे। तो आप देखिए वहाँ पे डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है वो डेमोक्रेटिक होगा? आप किसी को भी वोट देंगे, पार्टी तो उसी का है, आप वहाँ पे फ्रीली कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का कि जो हम लोग का जो डेमोक्रेसी है अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल और लेजिस्लेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि डेमोक्रेसी के फेवर में और इसके अगेंस्ट में भी कुछ बातें होती है, डेमोक्रेसी के फेवर में और अगेंस्ट में भी कुछ बातें होती है। जैसे कि हमने कहा कि ये एक बेस्ड होता है, नॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर पे बेस्ड होता है, मतलब एक तरीका से होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, सिटीजन के पास राइट्स है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जांच करने का, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी बहुत बार कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी जो होता है वो सिर्फ नाम का होता है, हम लोग गवर्नमेंट का सब कुछ नहीं जान सकते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होती है हमेशा, गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होती है हमेशा। जैसे कि आपने अभी सुना होगा जो पीएम में कोविड रिलीफ फंड बना था, कौन सा रिलीफ फंड बना था? कोविड रिलीफ फंड में, उसमें सब कोई डोनेशन किया था, तो आप देखे होंगे कि जब आरटीआई किया गया कि कितना इसमें डोनेशन आया और कहाँ पे क्या क्या खर्च किया गया, उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं बताया गया। इसमें बोला गया कि ये आरटीआई के अंडर में नहीं आती है। तो यहाँ से एक चीज़ क्या आता है डाउट में कि गवर्नमेंट कुछ तो छुपा रही है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है। और डिसीजन मेकिंग की यदि बात की जाए तो हर डिसीजन मेकिंग में हम लोग तो साथ में नहीं रहते हैं, वो जो टॉप लीडर होते हैं वही डिसाइड करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद ऑर्डर फॉलो किया जाता है, ठीक है। देखिए इसी के तंज में मतलब हम यदि बात करते हैं तो एक कार्टून दिया गया है, देखिए ये है गवर्नमेंट और ये है पब्लिक, क्या है? ये है पब्लिक और ये है गवर्नमेंट। एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा तो इस डायग्राम को बनाने का काम किया गया। यहाँ पे ये क्या बोलता है, देखिए गवर्नमेंट आपको इतना जान रही है, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ है, पब्लिक यहाँ है, तो ये बोला व्हाट इट नोज अबाउट यू, कितना जानती है। आप देखिए आप इधर से यदि आप देखेंगे तो आप क्या उसके बारे में कुछ जान पाएंगे? गवर्नमेंट के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलते हैं अकाउंटेबल है। तो इसी डायग्राम के थ्रू वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबल हैं लेकिन अकाउंटेबल नहीं है, इस सेंस में हम लोग यदि बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये उसके अगेंस्ट में कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी के 3 एस्पेक्ट्स को। डेमोक्रेसी क्या क्या एस्पेक्ट्स रख के काम करती है, जैसे कि पॉलिटिकल एक बात किया जाए, एक सोशल बात किया जाए और एक इकोनॉमिकली बात किया जाए। पॉलिटिकली यदि हम बात करते हैं तो पॉलिटिकली डेमोक्रेसी क्या चाहती है कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए और इक्वालिटी का बात करना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो कंसेंट के थ्रू होना चाहिए। कंसेंट के थ्रू मतलब सब कोई उसमें पार्टिसिपेट करे अच्छे से, उसके थ्रू गवर्नमेंट चलनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल में डेमोक्रेटिक क्या चाहती है यदि हम बात करते हैं तो ये कंट्री में इक्वलिटी चाहती है, मतलब सब कोई इक्वल है, उस तरह का फीलिंग मांगती है डेमोक्रेसी। इकोनॉमिकली यदि हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकली ये बात करती है कि कोई डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए यदि हम बात करते हैं तो। जैसा कि वेरी रिच क्लास ऑफ ए फ्यू, मतलब बहुत कम है जो बहुत रिच हैं यदि हम बात करते हैं, और मेजोरिटी में है जो पॉवर्टी लाइन में है, पॉवर्टी लाइन के अंडर में। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक सोचिए कि डेमोक्रेसी मतलब हम लोग बोलते क्या हैं कि मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि मेजोरिटी में तो पुअर लोग हैं, पुअर है, तो फिर पुअर यदि है
तो आप ये बताइए कि क्या ये पुअर की बात को सुना जाता है हमेशा यहाँ पे? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, किसी किसी केस में सुना जाता है लेकिन हमेशा नहीं सुना जाता है। एक कार्टून के तौर पर भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में कार्टून के तौर पर समझाने की कोशिश किया गया कि जो पुअर है उनके बात को कितना सुना जाता है। ठीक है, देखिए ये समझाने की बात होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है हम लोग के पास कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, मतलब सोशल डाइवर्सिटी में क्या क्या एकोमोडेशन है, क्या क्या चाहिए। देखिए सबसे पहला डिग्निटी एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स। क्या है? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, मतलब डेमोक्रेसी हमेशा प्रमोट करने के लिए काम करती है किसी भी सिटीजन्स, किसी भी इंडिविजुअल आदमी का डिग्निटी को और फ्रीडम का, और हर कोई चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, किसी और से रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, डेमोक्रेसी ये अचीव कर चुकी है कुछ हद तक बहुत सारे कंट्री में। ठीक है, सबको रेस्पेक्ट मिलता है, उनका फ्रीडम है। दूसरा है डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन लोग को डिग्निटी। देखिए वुमेन लोग सोसाइटी में अपना पोजीशन पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, देखिए एक ताज़ा यदि एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊँ, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो बीसीसीआई ने अभी डिसाइड किया है कि हर मैच के लिए जो फीस मिलता था मेन को और वुमेन को, मतलब मेल क्रिकेटर को और फीमेल क्रिकेटर को एक ही प्राइस मिलेगा। ठीक है, दोनों को एक ही प्राइस मिलने वाला है, मतलब एक ही फी मिलेगा, जितना मेल क्रिकेटर को मिलेगा एक मैच का फ़ी उतना ही फीमेल क्रिकेटर को मिलेगा। तो ये थोड़ा इक्वालिटी की बात यहाँ पे की गई है, इक्वल ट्रीटमेंट हुआ है यदि हम बात करते हैं तो ये एक अच्छा स्टेप्स है। और ये जनरली डेमोक्रेसी में ही आप देख सकते हैं कि वो लोग हमेशा स्ट्रगल कर रही है और उस स्ट्रगल का ये बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि उनके साथ इक्वलिटी का बिहेव किया जा रहा है। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ वुमेन्स भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। और कास्ट इनइक्वालिटीज़, देखिए कास्ट इनइक्वालिटीज़ की यदि हम बात करते हैं तो हम लोग इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में देखेंगे यदि तो कास्ट एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल्स है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन डेमोक्रेसी आने से जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बना था, आपको याद होगा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो उसमें बोला गया था कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ नहीं होना चाहिए और सबके लिए इक्वल स्टेटस होना चाहिए और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी बहुत हद तक कम करने का कोशिश किया गया है और बहुत हद तक कम हुआ भी है, इसमें हम लोगों को सक्सेस भी मिला है यदि हम बात करते हैं तो। और प्रोवाइड बेटर गोल्स, देखिए डेमोक्रेसी हमेशा एक बेटर गोल की ओर काम करता है, मतलब एक अचीव हुआ तो और हम लोग डिमांड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग हमेशा कॉन्स्टेंटली डिमांड करते हैं मोर बेनिफिट्स का, मतलब थोड़ा सा बेनिफिट्स मिला तो हम चाहेंगे कि और बेनिफिट्स हो। ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या बोल सकते हैं बेसिक फंडा है, मतलब हम लोग का एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ जाता है, हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और यही डेमोक्रेसी का क्या है, हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्या है? सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोग और एक्सपेक्ट करते हैं और बेटर बेनिफिट चाहते हैं। पीपल यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पीपल आर मोर पावरफुल होगा यहाँ पे, पीपल आर मोर पावरफुल। ठीक है, पीपल और मोर पावरफुल क्यों कहा गया है यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो क्योंकि पीपल के पास पावर है कि किसी भी गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, चूज कर सकती है और किसी भी गवर्नमेंट को नहीं, उसको यदि पसंद नहीं होगा, यदि वो लाइक नहीं करती है तो उसे हारना पड़ेगा इलेक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि पीपल ज़्यादा पावरफुल है, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, पीपल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पार्टिसिपेट करती है इलेक्शंस में। किसमें पार्टिसिपेट करती है? इलेक्शंस में। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जिस तरह से देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उसमें क्या पूछा गया है देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, डेमोक्रेसी इज प्रीफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान।
डेमोक्रेसी प्रीफर किया जा रहा है सब जगह डिक्टेटरशिप के ऊपर, सिर्फ एक्सेप्ट यहाँ पे दिया गया पाकिस्तान, दोज हु एग्रीड विथ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे वेरी फ्यू डाउट सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ऑन कंट्री। यहाँ पे आप देखिए 62 दिख रहा है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 28। देखिए रेड कलर से जो दिखाने की कोशिश किया गया वो क्या है, डेमोक्रेसी प्रीफरेबल, यहाँ पे डेमोक्रेसी प्रीफर किया जाता है। और जो येलो कलर है वो है समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर, कभी कभी डिक्टेटरशिप अच्छा होता है, ये कुछ लोगों का कहना है। और जो ब्लू कलर का है उसको डजंट मैटर टू मी, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डेमोक्रेसी प्रीफरेबल 69 लोग बोल रहे हैं, इंडिया में 70 लोग हैं, नेपाल में 62, पाकिस्तान में 37 और श्रीलंका में 71। सबसे कम पाकिस्तान में बोला गया है ये बात। सम टाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर, यहाँ पे बांग्लादेश में ऐसे 6% लोग हैं, फिर 9 इंडिया में, 10 नेपाल में, पाकिस्तान में 14, श्रीलंका में 11। सम टाइम्स, कभी कभी, कुछ केसेस में। क्यों? क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में माना जाता है कि जो डिसीजन होता है वो प्रोसेस से करने में उनको ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कोई भी काम लेट से होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं सरकारी काम है ना तो लेट से ही होगा, मतलब ये माना जाता है कि वो जो काम होने वाला है वो थोड़ा धीरे धीरे होगा, ठीक है। इसलिए जनरली लोग बोल देते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छा है कभी कभी। लेकिन यदि आप पूछेंगे कि ठीक है डिसीजन लेने में लेट होता है, आप बोल रहे हैं, तो क्या डेमोक्रेसी हटा दिया जाए? तो बोलेंगे नहीं, डेमोक्रेसी ही सही है, क्योंकि हम उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से और हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं, और ओपिनियन रखकर गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग 49 जो % है, या फिर 49 लोग बोलिए यदि हम बात करते हैं 100 में, तो वो कहते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं पड़ता है कि कौन सा गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है या फिर कुछ भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ सुटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर योर कंट्री, कितना सुटेबल है आपके कंट्री के लिए डेमोक्रेसी। साउथ एशिया देखिए 88, बांग्लादेश 93, श्रीलंका 92, इंडिया 92, पाकिस्तान 84 और नेपाल 79। 100 में देखिए इतना लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेमोक्रेसी ही रहना चाहिए। ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कितने लोग सपोर्ट करते हैं, स्ट्रांगली एग्री और एग्री। दोज हु एग्री विद द रूल ऑफ लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है कि वैसे लीडर जो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए गए हों। देखिए सब जगह जो आप देखेंगे तो सब कोई चाहता है कि डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कितना इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी अदर के कंपेयर में, यदि हम कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं देखिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या रोल होता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, उसमें डिपेंड करता है कि कंट्री में कितना पॉपुलेशन है, कंट्री का सिचुएशन कैसा है ग्लोबली, उसको कोई दूसरा कंट्री किस तरह से कोऑपरेट करता है, उस कंट्री को किस तरह से प्रमोट करने का काम करती है दूसरा कंट्री, ये सब इकोनॉमिकली देखा जाता है। उसका किसी दूसरा कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है, ये सब हम लोग इकोनॉमिकली देखने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 टेबल दिया गया है। टेबल 1 है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज 1952 to 2000, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन सेलेक्टेड कंट्रीज। तो पहले हम लोग टेबल 1 को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग इस टेबल को डिस्कस करके क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए अब यदि यहाँ पे देखेंगे जितना भी डेमोक्रेटिक रेजिम है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो है 3.95%, ठीक है 3.95 है। जितना भी डिक्टेटोरियल रेजिम है एरिया है वहाँ पे है 4.42, ठीक है। आप इस दोनों से बोल सकते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो जो डिक्टेटोरियल है या फिर डिक्टेटरशिप है वो ज़्यादा अच्छा हो गया डेमोक्रेटिक से। लेकिन आप यहाँ पे रुकिए और आगे का 2 और स्टडी कीजिए, तब आपको यहाँ पे पता चलेगा अच्छे से कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा
है। देखिए प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रहा है, पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप। यदि डिक्टेटरशिप के अंदर आप पुअर कंट्रीज का ग्रोथ रेट देखें तो है 4.34 और पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी देखें तो वहाँ पे है 4.28। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, अब यहाँ पे यदि आप डिफरेंस देखेंगे, यदि हम पुअर कंट्री के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं और कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी बहुत पीछे नहीं है डिक्टेटर से, ठीक है, बहुत पीछे नहीं है डिक्टेटर से। मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लगभग में ऑलमोस्ट सेम है। क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। इसे क्या पता चल रहा है कि कुछ डिक्टेटरशिप में यहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इसका मतलब वो पहले से ही डेवलप रहा होगा। जब हम पुअर की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट लगभग में क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है और यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, तो आप ये यहाँ से देख लिए कि ग्रोथ रेट में वैसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यदि हम पुअर कंट्रीज़ का एग्जांपल लेकर देखते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे जो इनकम है कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ में, वहाँ पे रेशियो किस तरह से है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। देखिए परसेंटेज शेयर ऑफ नेशनल इनकम, टॉप 20% के पास यदि हम 100 रुपीज़ मानते हैं तो 64.8 टॉप 20% के पास है और लास्ट का बॉटम 20% के पास 2.9। देखिए सिर्फ 2.9, बॉटम 20% के पास कितना है, सिर्फ 2.9 इनकम में शेयर है, देख लीजिए 2.9। सेम उसी तरह ब्राज़ील का है 63, 2.6, रसिया का है 53.7, 4.4, यूएसए का है 50 और 4। देखिए तो यही यूएसए जिसको हम लोग बहुत डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, वहाँ पर भी ये रेशियो है कि टॉप 20% के पास 50% पैसा है और लास्ट 20% के पास मात्र 4% पैसा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी गरीबी है, पॉवर्टी है। ठीक है, पॉवर्टी वहाँ पे भी पूरी तरह से कम नहीं है, वहाँ पे भी अच्छा खासा अमाउंट में गरीबी है। यूनाइटेड किंगडम में 45.6। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेनमार्क और हंगरी का जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा है बाकी किसी और कंट्री के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे बॉटम 20% के पास 10% और 9.6% पैसा है, इधर 34%, 34.4 और 34.5% के आसपास है। ठीक है, तो ये अंतर दिख रहा है। अब देखें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यदि हम पुअर कंट्री को लेते हैं और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में पुअर कंट्री को लेते हैं तो जो ग्रोथ होगा वो रेट वो लगभग में दोनों में क्या है, सेम है जब हम पुअर को लेते हैं तो। ठीक, और हम लोग को पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का और बहुत सारा बेनिफिट्स है। देखिए डायग्राम ये दिया गया है एनसीईआरटी में, वॉइस ऑफ द पीपल मतलब पुअर, पीपल बोल दिया, वॉइस ऑफ द पुअर, जो गरीब है उसका आवाज़ को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इस कार्टून के जरिए समझाने का काम किया जा रहा है कि उसको बोलने का कोई राइट्स नहीं है, पुअर को बोल भी रहा है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा सोचने वाली बात है कि हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी मतलब जो मेजोरिटी में होगा उसकी बात को सुना जाएगा, इन मेजोरिटी में पुअर है तो उसका बात तो यहाँ पे नहीं सुना गया, उसके बात को यहाँ पे तो नहीं सुना जा रहा है। ठीक, देखिए एक और, वर्ल्ड्स वेल्थ ऑन बाय फ्यू, जो वर्ल्ड का वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के पास है, वो कुछ ही लोगों के पास है। देखिए 50% के पास सिर्फ इतना सा वेल्थ है, वर्ल्ड्स वेल्थ। देखिए यहाँ लिखा गया ना वर्ल्ड्स वेल्थ, इस कार्टून के जरिए समझाने की कोशिश किया गया। वर्ल्ड वेल्थ जो है 50% लोग के पास मात्र इतना ही है और इतना सारा वर्ल्ड वेल्थ 2% लोग के पास है। कितना परसेंट के पास है? 2% के आस। देखिए अभी जो आपने यदि आप न्यूज़ से अपडेट होंगे तो आप देखे होंगे कि इंडिया में ऑक्सफैम नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के बारे में बताती है कि 1% पीपल के पास, 1% पीपल के पास कंट्री का 40% वेल्थ है। सोचिए 1% पीपल के पास कंट्री का 40% वेल्थ है। यही ये वर्ल्ड के थ्रू यहाँ पे भी वही देखने को हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, ये जो डेटा है वो ऑक्सफैम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में अभी भी हम लोग को क्या करना है, इनइक्वालिटी को कम करना है और पॉवर्टी को घटाने का काम
करना है। ठीक है, पॉलिटिकली भी कम करना है और इकोनॉमिकली भी कम करना है और सोशली भी कम करना है, तभी हम एक आइडियल गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी की ओर बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारा चैलेंजेस है। अगला जो चैप्टर था आपका चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है इस बार। पहले था कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलता है। ठीक, देखिए एक और फैक्ट ये है कि बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ वोट इज प्लेस्ड अबव द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी। मतलब कितने लोग कहते हैं कि उनका जो वोट है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, उनका जो वोट है वो क्या क्रिएट करेगा, डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। ठीक, देखिए यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो देखिए साउथ एशिया में क्या बोलता है कि 65 लोग परसेंट मतलब 65% लोग 65 जो है वो बोलते हैं कि जो उनका वोट है वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। बांग्लादेश में 66, इंडिया में 67, नेपाल में 75, पाकिस्तान में 50 और 65। मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनका जो वोट है वो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लाएगा और एक डिफरेंस क्रिएट करेगा, बदलाव ज़रूर आने वाला है। किसके थ्रू, वोट के थ्रू। ठीक है, ये साउथ एशिया का दिया गया था 65 ऑन एन एवरेज, और बाकी साउथ एशिया में जो जो कंट्री है उनके बारे में बताया गया कि क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अभी डेमोक्रेसी का सक्सेस होने का यही आप बेनिफिट समझिए कि पहले पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकली उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे पीपल, लेकिन अभी पॉलिटिकली बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं, अवेयर हो चुके हैं। वो जानना चाहते हैं कि जिनके हाथ में पावर है, जो रूलर हैं, वो किस तरह से वर्क करना चाहते हैं, किस तरह से कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप एक वर्ड ध्यान में रखिए, पब्लिक का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, पब्लिक जो अपना थॉट को एक्सप्रेस कर पा रही है, ठीक है, क्या कर पा रही है, एक्सप्रेस कर पा रही है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पब्लिक का जो एक्सप्रेशन है डिससेटिस्फैक्शन का, जो एक्सप्रेस कर पा रही है किसको, डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई नहीं है वो, यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सक्सेस है। यही बताता है कि डेमोक्रेसी सक्सेस हुआ है, नहीं तो हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते। ठीक है, और ये जो पीपल है उसको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने का काम कर रही है। ठीक है, ये था पूरा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए कितना ही आसानी से समझ में आया आपको, इस पैराग्राफ के थ्रू भी और कुछ ग्राफ के जरिए भी हमने समझने का कोशिश किया कि डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा क्यों है, डेमोक्रेसी का क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकता है, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेट गवर्नमेंट क्यों है, ये सब हमने जाना इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी बोर्ड में इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आप लोगों ने हमें बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।